अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने अपनी दरसी किताब के सबक नंबर 14 अदब की अहमियत के शुरू के निसफ हिस्से का मुताला किया था और उसके तदरीसी मकासद भी बयान किए थे। अल्फाज मानी लिखवाए थे कि इस सबक के मुताले के बाद आपको अदब की ज़रूरत और अहमियत मालूम होगी। इसके अलावा अदबी और गैर अदबी तहरीरों का फ़र्क आप जान सकेंगे और आप में अदबी ज़ौक़ भी पैदा होगा। आज हमने बकिया निसफ हिस्से का मुताला करना है। सबक का आगाज़ जिस पैराग्राफ से करेंगे आज, उसमें अदब की दो अक़साम के बारे में बताया गया है और इसके अलावा अदब का बुनियादी मकसद वाज़े किया गया है। मुताला शुरू करते हैं। अदब की दो अक़साम बुनियादी हैसियत की हामिल हैं, शायरी और नसर। शायरी की ज़िमनी यानी ज़ैली या इजाफ़ी अक़साम में नज़म की और इन अक़साम की वजाहत करते चले। नज़म चंद शेरों का मजमुआ जो एक ही मज़मून पर हो, इसे कलाम मौज़ू भी कहते हैं। उसके बाद है गज़ल, आशिकाना नज़म है, औरतों से मोहब्बत की बातें की जाती हैं या नगमा मोहब्बत भी कह सकते हैं इसे। कसीदा, ऐसी नज़म जिसमें किसी शख्स की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की गई हो। मरसिया, इजहार गम के लिए लिखा जाता है, ज़िक्र मसाइब होते हैं, यानी वो नज़म या अशार जो किसी की वफ़ात पर या शहादत पर कहे जाएं। खुसूसन शहदाए करबला का ज़िक्र इसमें किया जाता है और मीर अनीस के जो हैं मरसिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इसके बाद है रुबाई, और रुबाई जो है वो 4 मिसरों की एक मुख्तसर नज़म होती है। जबकि नसर में अफसाना, अब इनकी भी वजाहत कर देना ज़रूरी है। अफसाना तवील बात है या झूठी बात कहलाती है, जिसमें फ़र्ज़ी कहानियाँ लिखी जाती हैं। कहानी है, हाल अहवाल है इसका मतलब। नावल तवील अफसाना यानी अफसाना की जो तवील शक्ल है वो नावल कहलाती है। ड्रामा जो है खेल तमाशा, जिसमें मुख्तलिफ़ किरदार किसी कहानी को जो है वो खेल ड्रामे के तौर पर मुकालमे की सूरत में पेश करते हैं। मज़मून जो है किसी ख़ास मज़मून पर ख़ास बहस की जाती है। इसमें आप बीती के बारे में भी आप जानते हैं कि आप बीती ख़ुद पर जो बीती हो अपनी सरगुज़श्त लिखना। और सफ़रनामा यानी हालात सफ़र, यानी इंसान ने किसी जगह का या मुसन्निफ़ या अदीब ने किसी जगह का सफ़र किया हो तो वहाँ के तमाम हालात वाक़यात बयान करना सफ़रनामा वग़ैरह शामिल होते हैं। अदब का बुनियादी मकसद इंसानों को ज़हनी तौर पर आसूदगी यानी सुकून और खुशी फराहम करना होता है। एक अदीब या शायर का काम ये होता है कि वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात को अपनी तहरीरों के ज़रिए महफूज करे और मुआशरे की सूरत हाल को अपने अंदाज में बयान करे। अदब दरअसल मुआशरे का आईना होता है, अक्कास होता है, यानी कि मुआशरे में जो कुछ हो रहा है उसे अदब अपने मुख्तलिफ़ असनाफ़ के ज़रिए दिखाता है। मुआशरे में जो कुछ हो रहा होता है अदब उसे मुख्तलिफ़ असनाफ़ मुख्तलिफ़ अक़साम के ज़रिए हमारे सामने लाता है, जिससे मुआशरे का असल चेहरा और हक़ाइक़ हमारे सामने मुनकशिफ होते हैं, ज़ाहिर होते हैं। अदब का मुताला इंसानों को जहाँ दुनिया के हालात व वाक़यात से आगाह करता है। अब इस पैराग्राफ में जो है आपको फ़वाइद बताए गए हैं कि क्यों अदब ज़रूरी है। दुनिया के हालात व वाक़यात से आगाह यानी वाकिफ़ व बाखबर करता है, वहीं उन हालात से सबक देकर इस्लाह यानी दुरुस्ती, अपने अमाल में अपनी सीरत व किरदार में दुरुस्ती और बेहतरी की सूरत पैदा करता है। अदब का मुताला अच्छे और बुरे में तमीज़ करना यानी फ़र्क करना सिखाता है। नेक व बद के फ़र्क को वाज़े करता है, ज़ाहिर करता है। मुआशरे की अच्छी बुरी अक़दार यानी उसूल पैमाने जो मुआशरे ने रखे हैं परखने में मदद देता है, जांचने में मदद देता है। परखने का मतलब जांचना, किसी चीज़ की तफ्तीश करना, और ये परख, ये जांच इंसान को ज़िंदगी के सही रुख की तरफ रहनुमाई में मदद देती है। साइंसी उलूम में बुनियादी मकसद नई नई इजादात और दरियाफ्तें हैं, जिनके ज़रिए दुनिया को तरक्की की राह पर गामज़न करने चलाने। दरियाफ्तें होते हैं किसी नई चीज़ का इंकशाफ होना, यानी कोई चीज़ पहले से मौजूद हो और बाद में हम उसको तलाश कर लें। गामज़न करने, चलाने और ज़िंदगी गुजारने के नित नए यानी नए नए वसाइल मुहैया किए जाते हैं। साइंसी उलूम इंसानों को रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के आदाब और तरीक़ों से आगाह नहीं करते, यानी कि साइंसी उलूम ये नहीं बताते कि इंसान को किस तरह से मुआशरे में रहना चाहिए, क्योंकि ये उनके दायरे कार, उनके दायरे अमल से बाहर हैं। ये काम अदब करता है और इंसानों को रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के आदाब से आशना वाकिफ़ करता है। अदब की अफादियत, फ़ायदा और अहमियत इससे भी ज़ाहिर है कि ये थके मांदे जहनों को इसके मुताले से फ़रहत
اور شادمانی، یہ فرحت اور شادمانی ایک دوسرے کے مترادف الفاظ ہیں، دونوں کا معنی خوشی ہے، میسر آتی ہے اور انسان ادب کے مطالعے کے بعد پھر سے تازہ دم ہو کر امور زندگی یعنی زندگی کے معاملات، زندگی کام نپٹانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ادب انسانی معاشرے میں بہترین اقدار کی پاسداری یعنی حفاظت کی ضمانت ہے، ذمہ دار ہے، یعنی کہ یہ ادب کا ہی کام ہے کہ وہ معاشرے میں موجود اقدار اور روایات کی حفاظت کرے۔ ادب کے مطالعے سے ہم خیر اور شر میں تمیز کرنے کے اہل ہوتے ہیں، قابل ہوتے ہیں اور معاشرتی تقاضوں، ضرورتوں کو سمجھتے ہوئے بہتر زندگی گزارنے کے اصول سے آگاہ رہتے ہیں۔ اگر ادب نہ ہو تو معاشرہ محض مشینی انداز اختیار کر لے، مشینی یعنی کہ انسان کے اندر سے جذبات و احساسات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور آپ نے ادب کی جو پچھلے صفحات میں تعریف پڑھی تھی اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ ادب ایسی تحریر ہے جس میں حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ انسانی جذبات و احساسات کا بھی ذکر ہو، تو محض مشینی انداز اختیار کر لے گا، صرف مشینی انداز اختیار کر لے گا اور زندگی کی عام خوشیاں انسان سے دور ہو جائیں گی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حوالے سے کہا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ ادب انسانی معاشرے کو انسانیت سے نزدیک تر رکھتا ہے، معاشرے اور انسانی زندگی کے باقی اور سلامت رہنے کا ضامن ہے یعنی ذمہ دار ہے۔ اگر انسانی معاشرہ ادب سے روگردانی اختیار کرے گا یعنی نافرمانی کرے گا، انحراف کرے گا، تو انسان کے لیے اس دنیا میں سکون سے زندگی بسر کرنا، زندگی گزارنا دشوار ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ یہاں اس سبق کا مطالعہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اس سبق کے مطالعے سے آپ کو ادب کے مفہوم کا بھی اندازہ ہوا ہوگا۔ اس کے علاوہ ادب کی مختلف اقسام، شاعری اور نثر کی جو ضمنی اقسام ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہوا ہے، ان کی بھی تفصیلات آپ کو معلوم ہو چکی ہیں کہ نظم یا افسانہ ان سب کے مفاہیم کیا ہیں۔ آپ نے اسی طرح سے ان سبق کا اچھی طرح سے مطالعہ کرنا ہے، اس کے الفاظ معنی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ انشاءاللہ کل مشق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔